नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित। कल्पना कीजिए, सोमवार की सुबह है। आप अपने ऑफिस डेस्क पर बैठे हैं। आपके सामने काम का एक विशाल पहाड़ है। ईमेल्स की लाइन लगी हुई है। बॉस का मूड खराब है और डेडलाइन सर पर मंडरा रही है। आप अपनी कॉफी का घूंट भरते हैं और कसम खाते हैं, आज मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ काम पर रखूंगा। मैं किसी फालतू बात में नहीं उलझूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दूंगा। और आप ऐसा करते भी हैं। आप लंच ब्रेक में भी काम करते हैं। आप चाय पीने नीचे नहीं जाते ताकि 15 मिनट बच सके। आप शाम को सबसे आखिर में ऑफिस से निकलते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत एक अदृश्य खाते में जमा हो रही है, जिसका इनाम आपको साल के अंत में प्रमोशन के रूप में मिलेगा। लेकिन फिर साल का अंत आता है, अप्रेजल मीटिंग होती है और आपका मैनेजर आपसे कहता है, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप अभी नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार नहीं हैं। और ठीक उसी वक्त आपको खबर मिलती है कि रोहन, जो हमेशा काम से गायब रहता था, जो हमेशा बॉस के केबिन में बैठकर हंसी मजाक करता था, उसे प्रमोट कर दिया गया है। उस पल दिल में जो अजीब सा दर्द होता है, वो सिर्फ गुस्से का नहीं होता, वो धोखे का होता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? क्या ये दुनिया इतनी अनफेयर है? दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी इस दर्द को महसूस किया है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, वो कोई साधारण मैनेजमेंट बुक नहीं है। ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो चेहरा दिखाएगा जिसे अक्सर मेकअप की परतों के नीचे छुपा दिया जाता है। इस किताब का नाम है ऑफिस पॉलिटिक्स, हाउ टू थ्राइव इन अ वर्ल्ड ऑफ लाइंग, बैकस्टैबिंग एंड डर्टी ट्रिक्स। और इसके लेखक हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ऑलिवर जेम्स। ऑलिवर जेम्स ने सालों तक उन लोगों का अध्ययन किया है जो ऑफिस में राज करते हैं। उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर क्यों कुछ लोग कम काम करके भी सीईओ बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग गधे की तरह काम करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उन सभी राजों से पर्दा उठाएंगे। हम सीखेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स कोई गंदी नाली नहीं है जिससे आपको बचकर निकलना है, बल्कि ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें अगर आपको तैरना नहीं आया तो आप डूब जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सच्चाई का सामना करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। इसे है चैप्टर 1, द मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी, काबिलियत का सबसे बद्धा झूठ। हम सब एक बहुत ही प्यारे झूठ के साथ बड़े हुए हैं। बचपन में हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, सबने हमें एक ही बात सिखाई, बेटा मेहनत करो, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। स्कूल में ये नियम काम करता था। अगर आप गणित में सही जवाब लिखते थे तो टीचर आपको पूरे नंबर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि आप उन्हें पसंद हैं या नहीं, वो सिर्फ आपकी आंसर शीट देखते थे। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन है, ऑफिस कोई स्कूल नहीं है और आपका बॉस कोई निष्पक्ष टीचर नहीं है। ऑलिवर जेम्स कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरिटोक्रेसी यानी काबिलियत का राज सिर्फ एक भ्रम है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है समीर। रवि एक आदर्श कर्मचारी है। वो समय का पाबंद है। वो कभी छुट्टी नहीं लेता। उसका टेक्निकल नॉलेज कमाल का है। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो वो रवि के पास आता है। रवि को लगता है कि उसका काम ही उसकी पहचान है। उसे लगता है कि अगर वो अपना काम परफेक्ट करेगा तो उसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। वो पॉलिटिक्स से नफरत करता है। वो कहता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, ड्रामे करने नहीं। दूसरी तरफ है समीर। समीर काम में एवरेज है। वो रवि जितना होशियार नहीं है, लेकिन समीर के पास एक अलग हुनर है। सुबह ऑफिस आते ही समीर सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को गुड मॉर्निंग बोलता है और उसके हालचाल पूछता है। फिर वो कॉफी मशीन पर जाकर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से 5 मिनट बात करता है।
जब कोई मीटिंग होती है तो रवि चुपचाप कोने में बैठकर नोट्स बनाता है, लेकिन समीर समीर पूरी तैयारी के साथ जाता है। वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे वो बॉस की नजर में आए। वो मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस के पास जाता है और कहता है, सर आपका वो आइडिया बहुत शानदार था। रवि इसे चापलूसी कहता है, लेकिन समीर इसे रिलेशनशिप बिल्डिंग कहता है। अब आप ही बताइए, जब मुश्किल वक्त आएगा या जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो मैनेजमेंट का भरोसा किस पर होगा? उस रवि पर जिसे कोई जानता ही नहीं, या उस समीर पर जो हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहता है? जवाब आप भी जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि रवि की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो मेहनती है, उसकी गलती ये है कि वो समझता है कि दुनिया फेयर है। दोस्तों, हकीकत ये है कि ऑफिस में आपका काम सिर्फ 50% मायने रखता है। बाकी 50% इस बात पर निर्भर करता है कि लोग आपके काम को देख कैसे रहे हैं। इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी। अगर आप जंगल में मोर की तरह नाच रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या आपने सच में डांस किया? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो दिखता है वही बिकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें काम करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सिर्फ बातें बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑलिवर जेम्स कहते हैं कि आपको रवि और समीर दोनों का मिश्रण बनना होगा। आपको काम तो रवि जैसा करना होगा ताकि कोई आपकी काबिलियत पर उंगली ना उठा सके, लेकिन आपको व्यवहार समीर जैसा रखना होगा ताकि लोग आपको याद रखें। इसे रियल लाइफ में कैसे उतारें? चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जिसे आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं द फ्राइडे अपडेट। 10 अक्सर हम पूरा हफ्ता काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉस को पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि बॉस के पास अपने 100 काम हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि आप किस प्रोजेक्ट पर हैं। इसीलिए हर शुक्रवार को शाम को घर जाने से पहले अपने बॉस को एक छोटा सा ईमेल भेजिए। उस ईमेल में सिर्फ 3 लाइनें लिखिए। 1, इस हफ्ते मैंने ये 2 महत्वपूर्ण काम पूरे किए। 2, इससे कंपनी को यह फायदा हुआ, समय बचा या पैसा बचा। 3, अगले हफ्ते मेरा प्लान ये है। बस ये छोटा सा ईमेल 2 काम करेगा। पहला, ये आपके बॉस को याद दिलाएगा कि आप काम कर रहे हैं, और दूसरा, ये एक लिखित सबूत बन जाएगा कि आपने पूरे साल क्या किया। जब अप्रेजल का समय आएगा तो आपको अपनी याददाश्त पर जोर नहीं देना होगा। आपके पास 52 ईमेल का पूरा रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि कैसे हम अपनी नाइव यानी मासूम सोच को बदल सकते हैं। लेकिन असली खतरा अभी आगे है। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी साइकोपैथ्स की तरह व्यवहार करते हैं? अगले भाग में हम मिलेंगे उन 3 राक्षसों से जो आपकी हंसी के पीछे छिपे हैं। हम बात करेंगे द डार्क ट्रायड की। तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी और भी गहरी होने वाली है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ऑफिस एक जंगल है जहां फेयर प्ले की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता। जंगल बनता है वहां रहने वाले जानवरों से, और कॉर्पोरेट जंगल में आपको हर तरह के जानवर मिलेंगे। कुछ सीधे साधे हिरण की तरह होते हैं जो बस अपना काम करते हैं, और कुछ शिकारी होते हैं। ऑलिवर जेम्स इन शिकारियों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक बहुत ही डरावना नाम दिया गया है, द डार्क ट्रायड, यानी अंधेरे की 3 ताकतें। ये 3 पर्सनैलिटीज हैं। 1, द नार्सिसिस्ट, जिसे खुद से प्यार है। 2, द मैकियावेलियन, जो खेल खेलता है। 3, द साइकोपैथ, जिसमें दिल ही नहीं है। आज के इस सेशन में हम अपने पहले दुश्मन को गहराई से समझेंगे। हम उसका DNA टेस्ट करेंगे। हम जानेंगे कि वो कैसे सोचता है। तो मिलिए द नार्सिसिस्ट से। क्या आपने कभी ग्रीक माइथोलॉजी की वो कहानी सुनी है जहां एक राजकुमार नदी के पानी में अपना ही चेहरा देखता रह गया और खुद से ही प्यार कर बैठा? कॉर्पोरेट नार्सिसिस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वो नदी में अपना चेहरा नहीं देखता,
वो आपकी आंखों में अपनी तारीफ ढूंढता है। इनकी पहचान करना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि एक मीटिंग चल रही है। सब लोग किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तभी एक शख्स बीच में बोलता है। वो हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो टीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। उसकी जुबान पर सिर्फ एक शब्द होता है, मैंने ये किया। मेरा आइडिया सबसे बेस्ट था। मुझे लगता है कि तुम सबको मेरी बात सुननी चाहिए। ये लोग बात को काटने में माहिर होते हैं। आप अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाएंगे कि ये अपनी कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन ओलिवर जेम्स कहते हैं कि इनका सबसे खतरनाक हथियार है क्रेडिट चोरी करना। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो। आप कॉफी पीते हुए अपने कॉलीग को एक बहुत ही शानदार आइडिया बताते हैं। वो कॉलीग कहता है, हम ठीक है, ज्यादा खास नहीं है। आपका दिल टूट जाता है। आप उस आइडिया को भूल जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब बॉस के साथ मीटिंग होती है तो वही कॉलीग वही आइडिया अपने नाम से पेश करता है। और जब बॉस तालियां बजाते हैं तो वो कॉलीग बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू सर, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। उस वक्त आपको लगता है कि आप चिल्लाएं, आप सबको सच बता दें, घंटिया। लेकिन ठहरिए, यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो नार्सिसिस्ट से सीधी टक्कर ले लेते हैं। ऑथर हमें चेतावनी देते हैं, एक नार्सिसिस्ट के ईगो को कभी चोट मत पहुंचाओ। मेरा दर्द क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट बाहर से जितना सख्त और कॉन्फिडेंट दिखता है, अंदर से वो उतना ही खोखला और इनसिक्योर होता है। उसका पूरा वजूद दूसरों की तारीफ पर टिका होता है। अगर आप उसे सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश करेंगे या उसे गलत साबित करेंगे तो वो इसे एक वॉर यानी युद्ध की तरह लेगा और वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएगा, वो बॉस के कान भरेगा। तो फिर सवाल ये है कि इनसे निपटा कैसे जाए? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और उन्हें हमारा क्रेडिट चुराने दें? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजी 1, फीड द बीस्ट, राक्षस को खाना खिलाओ। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तारीफ करना। जी हाँ, जब आप उसे तारीफ देते हैं तो वो आपको एक थ्रेट यानी खतरा नहीं मानता, वो आपको अपना फैन मानने लगता है। और एक नार्सिसिस्ट अपने फैंस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो अपनी बात ऐसे शुरू कीजिए, सर आपकी विजन बहुत कमाल की है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये छोटा सा काम किया है। इसे चापलूसी मत कहिए, इसे टैक्टिकल एम्पैथी कहिए। आप उसके ईगो को सहला रहे हैं ताकि वो आपके रास्ते से हट जाए। स्ट्रैटेजी 2, द पेपर ट्रेल, कागजी सबूत। क्योंकि आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट झूठ बोलेगा और आपका क्रेडिट लेगा, तो पहले से तैयार रहिए। अपने आइडियाज को कभी भी अकेले में शेयर मत कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप अपना आइडिया दें तो वहां 2-4 लोग और मौजूद हों, या फिर ईमेल पर चर्चा कीजिए और बॉस को सीसी में रखिए। जब बात लिखित में होती है तो नार्सिसिस्ट के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजी 3, इमोशनल वॉल, भावनात्मक दीवार। ये सबसे जरूरी है। नार्सिसिस्ट अक्सर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ताकि वो खुद ऊपर महसूस कर सके। वो आपके काम में कमियां निकालेगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा। आपको ये समझना होगा कि ये आपके बारे में नहीं है, ये उसकी अपनी बीमारी है। जैसे अगर कोई कुत्ता आप पर भौंकता है तो आप उसे दिल पर नहीं लेते। आप ये नहीं सोचते कि शायद मैं बुरा इंसान हूं इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। आप बस इतना सोचते हैं कि ये कुत्ता है, इसका काम भौंकना है। ठीक वैसे ही जब कोई नार्सिसिस्ट अपना नाटक शुरू करे तो अपने दिमाग में एक स्विच बंद कर दीजिए। उसकी बातों को अपने दिल तक पहुंचने ही मत दीजिए। बस मुस्कुराइए और अपने काम पर वापस लग जाइए। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो कल के लिए आपका होमवर्क ये है, अपने ऑफिस में उस एक इंसान को पहचानिए जो हमेशा अपनी तारीफ करता है। कल जब आप उससे मिलें तो उसे बहस में हराने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय उसकी किसी एक चीज की तारीफ कर दीजिए, शायद उसके जूतों की या उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल की, और फिर देखिए जादू।
देखिए कि कैसे उसका रवैया आपके प्रति बदल जाता है। वो अचानक से आपसे प्यार से बात करने लगेगा। आपने उसे दोस्त नहीं बनाया है, आपने बस उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपने बम का तार काट दिया है ताकि वो फटे नहीं। लेकिन सावधान रहें, नार्सिसिस्ट फिर भी कम खतरनाक है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल्स है। आप जानते हैं कि उसे क्या चाहिए, तारीफ, गीक। लेकिन जंगल में एक दूसरा शिकारी भी है, जो तारीफ का भूखा नहीं है। वो खामोश है, वो अंधेरे में छुप कर वार करता है। उसे कहते हैं द माकियावेलियन। अगले सेक्शन में हम उस मास्टरमाइंड के दिमाग को खोलेंगे जो आपको दोस्त बनाकर आपकी पीठ में खंजर घोंपता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पिछले भाग में हमने नार्सिसिस्ट के बारे में बात की। वो इंसान जो अपनी तारीफ का भूखा है। वो शोर मचाता है, इसलिए उसे पहचानना आसान है। लेकिन जंगल में असली खतरा वो जानवर नहीं होता जो दहाड़ता है। असली खतरा वो होता है जो घास में छुपकर रेंगता है, जिसकी आहट आपको तब सुनाई देती है जब वो हमला कर चुका होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस इंसान को कहते हैं द मैकियावेलियन। ये नाम इटली के एक बहुत पुराने लेखक निकोलो माकियावेली से आया है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दो प्रिंस। उस किताब का एक ही सिद्धांत था, नतीजा मायने रखता है, तरीका नहीं। मैकियावेलियंस ऑफिस के शतरंज के खिलाड़ी होते हैं। इनकी पहचान कैसे करें? ये नार्सिसिस्ट की तरह अपनी तारीफ नहीं करते, ये शांत रहते हैं। ये बहुत अच्छे लिसनर्स यानी श्रोता होते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिन ऑफिस में बहुत खराब गया। बॉस ने आपको डांटा। आप कैफेटेरिया में उदास बैठे हैं। तभी एक कॉलीग आपके पास आता है। वो आपके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? उसकी आवाज में इतनी अपनापन होती है कि आप पिघल जाते हैं। आप अपना दिल खोलकर रख देते हैं। आप उसे बताते हैं कि कैसे बॉस ने आपके साथ गलत किया। आप उसे बताते हैं कि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं। वो बस सर हिलाता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम सही हो। आपको लगता है कि आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया, लेकिन असल में आपने अभी अभी अपनी डेथ वारंट पर साइन किया है। वो मैकियावेलियन है। उसके लिए आपकी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए वो इंफॉर्मेशन मायने रखती है जो आपने उसे दी है। अगले हफ्ते जब प्रमोशन की बात आएगी तो वो बॉस के पास जाएगा और बातों ही बातों में कह देगा, सर मुझे लगता है कि वो कॉलीग कंपनी के प्रति कमिटेड नहीं है। मैंने सुना है वो नौकरी तलाश रहा है। परिणाम, बॉस का भरोसा आप पर से उठ जाएगा और वो प्रमोशन उस मैकियावेलियन को मिल जाएगा। ये लोग डिवाइड एंड रूल में माहिर होते हैं। ये टीम में फूट डालते हैं ताकि वो खुद राज कर सके। ये एक कॉलीग की बुराई दूसरे से करेंगे और दूसरे की पहले से। डिफेंस स्ट्रैटेजी, द इंफॉर्मेशन डाइट, सूचना का परहेज। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। ऑफिस में वेनरेबल होना बंद कीजिए। अगर आप दुखी हैं तो घर जाकर अपने परिवार से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। लेकिन ऑफिस में मैकियावेलियंस के सामने हमेशा एक पॉकर फेस रखिए। उन्हें वो अमो यानी बारूद मत दीजिए जिससे वो आप ही को उड़ा दें। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खौफनाक चेहरे की, द साइकोपैथ। जब हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई पागल इंसान होगा, ये कहते। लेकिन कॉर्पोरेट साइकोपैथ्स पागल नहीं होते। वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अक्सर बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। उनके पास गजब का चार्म होता है। लेकिन एक चीज है जो उनके पास नहीं होती, एम्पथी यानी संवेदना। अगर आप रो रहे हैं तो एक सामान्य इंसान को बुरा लगेगा, लेकिन एक साइकोपाथ को कुछ महसूस नहीं होगा। उसका दिमाग वैसे बना ही नहीं है। यही वजह है कि ये लोग कॉर्पोरेट सीढ़ी पर बहुत तेजी से चढ़ते हैं। सोचिए, अगर आपको 100 लोगों को नौकरी से निकालना हो तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे, आपको गिल्ट होगा। लेकिन एक साइकोपाथ, वो उन 100 लोगों को निकालेगा और फिर रात को चैन की नींद सोएगा। क्योंकि इनमें डर नहीं होता, ये बहुत विशाल रिस्क लेते हैं। और मैनेजमेंट को अक्सर ऐसे लोग पसंद आते हैं जो कठोर फैसले ले सकें, लेकिन अंत में
ये कंपनी और टीम दोनों के लिए जहर साबित होते हैं। ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो ये बिना पलक झपकाए सारा इल्जाम किसी जूनियर पर डाल देंगे। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, द ग्रे रॉक मेथड। अब सवाल ये है कि अगर आपका सामना किसी मकियावेलियन या साइकोपैथ से हो जाए तो क्या करें? साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक का सुझाव देते हैं। इसे कहते हैं द ग्रे रॉक मेथड। फिर एक पत्थर की कल्पना कीजिए, एक भूरा बेजान पत्थर। क्या वो पत्थर दिलचस्प है? नहीं। क्या आप उस पत्थर से बात करना चाहेंगे? नहीं। आपको इन लोगों के सामने वही ग्रे रॉक बनना है। जब वो आपके पास आए तो बोरिंग बन जाइए। अगर वो पूछें और लाइफ में क्या चल रहा है तो जवाब दीजिए बस काम चल रहा है। अगर वो किसी की चुगली करे तो कहिए हम मुझे नहीं पता। कोई इमोशन मत दिखाइए, ना गुस्सा, ना खुशी, ना डर। ये लोग ड्रामा के भूखे होते हैं। अगर आप उन्हें ड्रामा नहीं देंगे तो वो बोर हो जाएंगे और किसी और शिकार की तलाश में चले जाएंगे। दोस्तों, द डार्क ट्रायड को समझना सिर्फ एक शुरुआत है। दुश्मन को पहचानना जरूरी है, लेकिन जंग जीतने के लिए हथियार भी चाहिए। अगले भाग में हम बात करेंगे उस हथियार की जिसे ओलिवर जेम्स कहते हैं, अस्ट्यूटनेस। हम जानेंगे कि कैसे आप बिना गंदा बने स्मार्ट बन सकते हैं। हम जानेंगे कि ऑफिस में इन्फ्लुएंस कैसे पैदा किया जाता है। यासी, क्या आप जानते हैं कि एक मीटिंग में बैठने का तरीका भी ये तय करता है कि आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं? ये सब राज अगले सेक्शन में। अभी तक की यात्रा में हमने जंगल के अंधेरे को देखा। हमने उन लोगों को पहचाना जो हमारे करियर के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ओलिवर जेम्स कहते हैं कि सिर्फ डरना काफी नहीं है। अगर आपको इस जंगल में सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना बल्कि राज करना है तो आपको एक विशेष कला सीखनी होगी। इस कला का नाम है पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस। अक्सर जब लोग पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो उनके मन में एक चालाक और धोखेबाज इंसान की तस्वीर आती है। उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स का मतलब है झूठ बोलना, लेकिन ये सच नहीं है। ऑथर समझाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करते हैं, दूसरों को कुचलकर। ये वो डर्टी पॉलिटिक्स है जिससे हमें नफरत है। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव तरीके से करते हैं। वो इसका उपयोग अपने काम को आगे बढ़ाने और अपनी टीम को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसे ही अस्ट्यूटनेस यानी समझदारी कहते हैं। एक एस्ट्यूट इंसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो इंसान है जो सबसे ज्यादा समझता है। चलिए इस जादुई शक्ति के 4 स्तंभों को समझते हैं। अगर आपने इन चारों पर महारत हासिल कर ली तो कोई भी माकियावेलियन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पिलर 1, सोशल एस्ट्यूटनेस, माहौल को समझना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बॉस के केबिन में गए छुट्टी मांगने के लिए और आपको बहुत बुरी डांट पड़ी? बाद में आपको पता चला कि बॉस का मूड पहले से ही खराब था क्योंकि उनकी क्लाइंट से बहस हुई थी। यहाँ आपसे गलती काम में नहीं हुई, गलती टाइमिंग में हुई। सोशल एस्ट्यूटनेस का मतलब है हवा का रुख पहचानना। ये एक रडार की तरह काम करता है। जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं तो आपको तुरंत भांप लेना चाहिए कि वहाँ की एनर्जी कैसी है। क्या लोग तनाव में हैं? क्या लोग खुश हैं? कौन किसकी तरफ देख रहा है? कौन किससे आंखें चुरा रहा है? शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। एक अस्ट्यूट इंसान मीटिंग में सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार नहीं करता। वो शर्लक होम्स की तरह सबको ऑब्जर्व करता है। वो उन बारीक इशारों को पकड़ता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। पिलर 2, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, जिन लोगों को प्रभावित करना दूसरा स्तंभ है। लोगों से अपनी बात मनवाने की कला। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब है ऑर्डर देना, लेकिन ओलिवर जेम्स कहते हैं कि असली इन्फ्लुएंस वो है जब सामने वाला आपकी बात मान ले और उसे लगे कि ये उसका अपना फैसला था। इसे हासिल करने के लिए आपको पानी की तरह होना होगा। पानी जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है।
आपको समझना होगा कि हर इंसान अलग है। अगर आपका कॉलीग बहुत इमोशनल है तो उससे लॉजिक की बात मत कीजिए, उससे जज्बातों की बात कीजिए। अगर आपका बॉस बहुत एनालिटिकल है तो उससे हवा में बात मत कीजिए, उसे डेटा और नंबर्स दिखाइए। हर ताले की चाबी अलग होती है और एक अस्ट्यूट इंसान के पास चाबियों का पूरा गुच्छा होता है। पिलर 3, सिंसेरिटी, सच्चाई। ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। एक तरफ हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सच्चाई की, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर आप लोगों के साथ फेक बनकर रहेंगे, अगर आप झूठी तारीफ करेंगे या नकली मुस्कान रखेंगे, तो आज नहीं तो कल आपका मुखौटा गिर जाएगा। इंसानों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली छठा सेंस होता है। हम पहचान लेते हैं कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन सिर्फ मतलब के लिए मीठा बन रहा है। इसलिए ओलिवर जेम्स की सलाह है, डोंट फेक इट। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, यस तो दिल से कीजिए। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ट्रस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, द ऑब्जर्वेशन गेम। अब सवाल ये है कि हम इन भारी भरकम शब्दों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। मैं आपको एक बहुत ही आसान लेकिन प्रभावशाली एक्सरसाइज देता हूं। कल जब आप ऑफिस जाइए तो खुद को एक स्पाई यानी जासूस समझें। आपका मिशन ये है, किसी भी मीटिंग में पहले 10 मिनट तक कुछ मत बोलिए, बिल्कुल शांत रहिए और सिर्फ देखिए। देखिए कि जब बॉस कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले जवाब कौन देता है। देखिए कि जब कोई मजाक होता है तो लोग किस किस तरफ देखकर हंसते हैं। अक्सर लोग उस इंसान की तरफ देखकर हंसते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। नोट कीजिए कि कौन मीटिंग में बोर हो रहा है और कौन बहुत ज्यादा उत्साहित है। ये छोटी छोटी जानकारियां आपको वो बिग पिक्चर दिखाएंगी जो 99% लोग नहीं देख पाते। यही वो डेटा है जो आपको सही वक्त पर सही चाल चलने में मदद करेगा। दोस्तों, अस्टूटनेस का मतलब चालाकी नहीं है, इसका मतलब है जागरूकता। नहीं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ आपको फौज की भी जरूरत होगी। आप अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकते। आपको चाहिए एक नेटवर्क, लेकिन वैसा नेटवर्क नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, कार्ड्स बांटना और पार्टीज में जाना नहीं। अगले भाग में हम सीखेंगे स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। हम जानेंगे कि कैसे आप ऑफिस के सबसे शांत और इनविजिबल लोगों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिसेप्शनिस्ट या आईटी गाय आपके बॉस से ज्यादा काम के हो सकते हैं? कैसे ये राज खुलेगा अगले सेक्शन में। मैंने पूछा था कि एक रिसेप्शनिस्ट या एक आईटी गाय आपके करियर के लिए आपके बॉस से ज्यादा अहम कैसे हो सकता है। ज्यादातर लोग ऑफिस में एक गलती करते हैं, वो सिर्फ उन लोगों को सलाम करते हैं जो कुर्सी पर उनसे ऊपर बैठे हैं। वो पावर को पूछते हैं। लेकिन ओलिवर जेम्स कहते हैं कि ये एक बहुत विशाल भूल है, क्योंकि ऑफिस में खबर बॉस के केबिन से नहीं निकलती। खबर निकलती है उन लोगों से जो इनविजिबल हैं। सोचिए जरा, बॉस के केबिन में चाय कौन लेकर जाता है? ऑफिस बॉय। बॉस की ट्रैवल बुकिंग्स कौन करता है? सेक्रेटरी। बॉस का कंप्यूटर कौन ठीक करता है? आईटी गाय। ये वो लोग हैं जो सब कुछ सुनते हैं। ये वो दीवारें हैं जिनके कान होते हैं। अगर आप इन लोगों से अच्छे रिश्ते रखते हैं, अगर आप इन्हें इज्जत देते हैं, तो ये आपके सबसे बेहतरीन जासूस बन सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपको बता देंगे कि बॉस आज बहुत गुस्से में है, अभी अंदर मत जाना। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको एक बहुत भयंकर डांट से बचा सकती है। इसे ही ऑथर कहते हैं द पावर ऑफ गेट कीपर्स। दरवाजा खोलने वाले यही लोग हैं, इन्हें कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं नेटवर्किंग के एक और गहरे राज्य की। ऑथर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे कहते हैं वीक टाइज। हम सब का एक ग्रुप होता है, वो 3 से 4 लोग जिनके साथ हम रोज लंच करते हैं, जिनके साथ हम हंसी मजाक करते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग टायर्स हैं।
ये हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। लेकिन करियर में तरक्की के लिए ये ग्रुप किसी काम का नहीं है। हैरान हो गए? बात यह है कि जो आपके दोस्त जानते हैं वो आप भी जानते हैं। जो खबर उनके पास है वो आपके पास भी है। आप एक ही कुएं के मेंढक हैं। नई इंफॉर्मेशन, नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज हमेशा वहां से आते हैं जहां आपकी जान पहचान कम है। यानी वीक टाइज, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, वो लोग जिनसे आप महीने में सिर्फ एक बार मिलते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि मार्केटिंग में कोई नई जॉब खुलने वाली है या मैनेजमेंट कोई नया प्रोजेक्ट लाने वाला है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कल लंच के समय अपने दोस्तों के साथ मत बैठिए। किसी नए इंसान के पास जाकर पूछिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये 5 मिनट की बातचीत आपके करियर का रुख बदल सकती है। मास्टरिंग द बॉस, बॉस को संभालना। अब हम आते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के सबसे नाजुक मुद्दे पर। आपका बॉस। कहा जाता है कि इंसान कंपनी नहीं छोड़ता, वो अपना बॉस छोड़ता है। आपका बॉस आपके करियर का सूर्य है। अगर वो चमक रहा है तो आप भी चमकेंगे। लेकिन अगर वो आपसे नाराज है तो आपके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। तो बॉस को हैंडल कैसे करें? यहाँ ऑलिवर जेम्स एक बहुत ही पुराना लेकिन अचूक नियम बताते हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी कभी भी अपने बॉस से ज्यादा समझदार दिखने की गलती मत कीजिए। चाहे आप उनसे ज्यादा होशियार हों, चाहे आपके पास उनसे बेहतर आइडियाज हों, लेकिन अगर आपने भरी मीटिंग में उन्हें गलत साबित कर दिया या उन्हें नीचा दिखाया तो समझ लीजिए कि आपका खेल का खत्म। बॉस भी इंसान होते हैं, उनमें भी इनसिक्योरिटी होती है। अगर उन्हें लगेगा कि आप उनकी कुर्सी के लिए खतरा है तो वो आपको कुचल देंगे। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है? सही स्ट्रैटेजी है मेक देम लुक गुड्स। अपने बॉस को हीरो बनाइए। अगर आपके पास कोई शानदार आइडिया है तो बॉस के पास अकेले में जाइए और कहिए, सर आपने पिछली मीटिंग में जो बात कही थी उसी से मुझे ये विचार आया। अपना क्रेडिट उन्हें दे दीजिए। शायद आपको लगे कि ये गलत है, मेहनत मैं करूं और नाम उनका हो। लेकिन याद रखिए, हम यहाँ ईगो की जंग नहीं लड़ीएच रहे, हम यहाँ वॉर जीतने आए हैं। जब बॉस को लगेगा कि आप उनके लिए खतरा नहीं बल्कि उनकी ताकत है तो वो खुद आपको ऊपर खींचेंगे। वो आपको प्रमोट करेंगे क्योंकि आपकी वजह से उनका काम आसान हो रहा है। इसे मैनेजिंग ऑप कहते हैं। लेकिन एक चेतावनी, अगर आपका बॉस टॉक्सिक है, अगर वो साइकोपैथ है जो आपको परेशान कर रहा है, तब ये हीरो बनाने वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। वहां आपको अपनी रक्षा करनी होगी, वहां काम आएगा द पेपर ट्रेल। टॉक्सिक बॉस की सबसे विशाल ताकत होती है जुबानी आदेश। वो आपको कुछ बोलेंगे और बाद में मुकर जाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर आदेश को ईमेल पर लीजिए। सर मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये फाइल डिलीट करने को कहा है। जब चीजें लिखित में होती हैं तो टॉक्सिक लोग डरते हैं। सबूत उनका सबसे विशाल दुश्मन है। दोस्तों, हमने नेटवर्क बना लिया, हमने बॉस को भी समझ लिया। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। से अगले और आखिरी भाग में हम इन सब बातों को समेटेंगे। मैं आपको एक फाइनल एक्शन प्लान दूंगा। हम बात करेंगे कि कल सुबह जब आप अपनी डेस्क पर बैठेंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। क्या आप अपनी नई पहचान के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में आ गए हैं। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने मेरिटोक्रेसी के झूठ को बेनकाब किया। हमने जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों, नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियंस और साइकोपैथ्स की आंखों में आंख डालकर देखा। हमने अस्टूटनेस की कला सीखी और हमने जाना कि नेटवर्किंग का मतलब चापलूसी नहीं बल्कि सर्वाइवल है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे काम में ना लाया जाए। सिर्फ इस ऑडियो बुक को सुनकर और वाह क्या बात है बोलकर सो जाने से कुछ नहीं बदलेगा। कल सुबह वही ऑफिस होगा, वही बॉस होगा और वही पॉलिटिक्स होगी।
अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। इसलिए मैं आपको एक 7 दिन की एक्शन प्लान दे रहा हूं। ये एक ब्लूप्रिंट है जो आपको विक्टिम से विक्टर बना देगा। क्या आप तैयार हैं? डे 1, द साइलेंट ऑब्जर्वर, खामोश जासूस। कल आपका पहला मिशन है खामोशी। कल जब आप ऑफिस जाए तो अपने हेडफोन्स मत लगाइए, अपने फोन में मत देखिए, सिर्फ देखिए और सुनिए। नोट कीजिए कि लंच के समय कौन किसके साथ बैठता है। नोट कीजिए कि मीटिंग में कौन किसकी बात काटता है। अपने मन में ऑफिस का एक मैप बनाइए। ये पहचानिए कि पावर असल में किसके पास है। क्या वो बॉस के पास है या बॉस के पीए के पास? डे 2, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, दुश्मन की पहचान। दूसरे दिन अपने आसपास के लोगों को स्कैन कीजिए। क्या कोई ऐसा है जो हमेशा मैं करता है? वो नार्सिसिस्ट है। उससे बहस करना बंद कीजिए और उसकी तारीफ करके उसे शांत रखिए। क्या कोई ऐसा है जो बहुत मीठा बोलता है लेकिन काम नहीं करता? वो मैकियावेलियन हो सकता है। उसे अपने राज बताना बंद कीजिए। जब आप लोगों पर लेबल लगा देते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। तीसरे दिन किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपकी टीम का नहीं है। शायद रिसेप्शनिस्ट, शायद गार्ड या फिर आईटी वाला। जाकर बस इतना कहिए, गुड मॉर्निंग, आज का दिन कैसा चल रहा है? ये एक छोटा सा वाक्य आपके लिए सूचना के दरवाजे खोल देगा। डे 4, फीड द बॉस, बॉस को खुश रखना। चौथे दिन अपने बॉस के पास एक सोल्यूशन लेकर जाइए। प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई ऐसा आइडिया दीजिए जिससे उनका काम आसान हो। और याद रखिए, उस आइडिया का क्रेडिट उन्हें ही लेने दीजिए। जब आप बॉस के लिए काम आसान करते हैं तो आप उनके लिए इसेंशियल यानी जरूरी बन जाते हैं, और जरूरी लोगों को कोई नहीं निकालता। डे 5, डॉक्यूमेंट डिफेंस, लिखित सुरक्षा। 5वें दिन अपनी सुरक्षा दीवार मजबूत कीजिए। अगर कोई ऐसा काम है जो जुबानी तौर पर दिया गया है तो उसे ईमेल पर कंफर्म कीजिए। अपने काम का रिकॉर्ड बनाइए। उस एक फोल्डर बनाइए जिसका नाम हो माई विंस। उसमें हर छोटी बड़ी सफलता को सेव कीजिए। साल के अंत में यही फोल्डर आपका हथियार बनेगा। कंक्लूजन, द सीईओ ऑफ मी इंक यस आपकी अपनी सत्ता। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ऑफिस पॉलिटिक्स गंदी हो सकती है, ये थका देने वाली हो सकती है, लेकिन इससे भागना कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप इस खेल का हिस्सा हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्यादे बनकर खेलना चाहते हैं या वजीर बनकर। आज से अपनी सोच बदल लीजिए। आप सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं हैं जो महीने की तनख्वाह के लिए काम करता है। आप मी इंक यासन के सीईओ हैं। आप अपनी सर्विसेज इस कंपनी को बेच रहे हैं। आपका करियर आपकी जिम्मेदारी है। इसे किसी बॉस या किसी एचआर के भरोसे मत छोड़िए। मासूमियत का चश्मा उतारिए, हकीकत को देखिए, अच्छे बनिए, लेकिन इतने भोले मत बनिए कि कोई भी आपको कुचल कर चला जाए। ईमानदार रहिए, लेकिन इतने खुले मत रहिए कि कोई आपकी ईमानदारी का फायदा उठाए। ओलिवर जेम्स की ये किताब हमें यही सिखाती है कि आप अपनी आत्मा को बेचे बिना भी इस जंगल में राज कर सकते हैं। तो जाइए, कल सुबह जब आप ऑफिस का दरवाजा खोलें तो सर उठाकर अंदर जाइए। डरिए मत, क्योंकि अब आप गेम को समझते हैं। तो अब आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, अब आप जीतेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।